नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स जो कि होंगे फाइनेंशियल बिजनेस आर्टिकल्स, इकोनॉमिक आर्टिकल्स, और इन्हें हम कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे एनालाइज करेंगे। हमारा एम होगा कि हम किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है ये कैलकुलेट कर पाए, चाहे हमारी लाइफ पर हो या हमारी इकोनॉमी पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। इंडिया इनकॉर्पोरेशन सीज नो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इजराइल हमास वॉर। यहाँ पर बात हो रही है इजराइल और हमास वॉर की, और यहाँ पर जो इंडिया इनकॉर्पोरेशन है, मतलब इंडियन कंपनीज जो है, ये कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देखती इस वॉर का हमारी इकोनॉमी पर या हमारी कंपनीज पर। यहाँ पर कंसर्न उनके लिए क्या है? राइजिंग ऑयल प्राइसेस उनके लिए कंसर्न है। ये कहना है टॉप एग्जीक्यूटिव्स का। तो जो टॉप सीईओज है इंडिया में, उनका एक सर्वे कराया गया बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा, और यहाँ पे इनके रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसे सुनिए आप। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इंडियन कंपनीज के, वो कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखते ही नहीं है जो वॉर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। तो जो मार्केट क्रैश हो रही है, जिसका दिया जा रहा है रीजन, कि ऑफकोर्स एक रीजन उनमें से इजराइल हमास वॉर भी है, बाकी और यूएस में जो बॉन्ड डील्स हैं ये भी एक रीजन है। बट इसका जो है कह रहे हैं कि हमारे ऑपरेशन या सेल्स पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे? क्रूड ऑयल के प्राइसेस वॉलेटाइल हो जाएंगे तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। उसके बाद जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है और कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, तो इनसे शॉर्ट टर्म जो है ये फर्क पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनके ऑपरेशंस पे, प्रॉफिट पे, सेल्स पे नहीं देख रहे हैं वो लोग। तो आउट ऑफ 15 सीईओज जिनका सर्वे किया गया, 86.67% ने कहा कि वॉर वुड नॉट अफेक्ट देयर ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स। ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे इनसे। एंड जो ऑपरेशंस हैं उनके रीजन में, दे हैव रिमेन्ड ऑन कोर्स। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स ये फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हम किसे बोलते हैं? ब्लैक स्वॉन इवेंट आप शायद आपने से कई लोगों ने पढ़ा होगा। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हम उन्हें कहते हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली अनसर्टेन इवेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिनका एक्सपेक्टेशन नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है, कोर्स ऑफ हिस्ट्री में जो भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनको कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता था, वो आते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स में। तो ये जो इवेंट्स हैं इस सब की फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, इनका ये कहना है, जो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप कोई भी एनालिसिस करिए, कुछ भी करिए, आप इनके कंक्लूजन पर नहीं आएगी कि ये हो सकता है, राइट। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है ये दोनों फ्लूइड है और फ्रेजाइल है इस वक्त, और जैसा दिखाया गया था बारबरा टंचमन द्वारा गन्स ऑफ अगस्त में, दे आर होपिंग कि ऐसा ना हो, मतलब कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर इस सर्वे का देखिए कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे, जैसे कि डू यू एक्सपेक्ट अ स्लो डाउन इन योर बिजनेस और डील कन्वर्जन ड्यू टू इजराइल हमास वॉर। 86.7% का कहना है नो, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। क्या कॉस्ट बढ़ सकता है वॉलेटाइल ऑयल प्राइसेस की और करेंसी की वजह से? करेंसी में भी ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी आएगी। 60% का कहना है नो, लेकिन 40% का कहना है यस। ये भी एक बड़ा नंबर है। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको करेंसी के प्राइस से फर्क पड़ेगा, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ भी प्रोडक्शन का काम है जिनका, उनको वॉलेटाइल ऑयल प्राइसेस से भी काफी फर्क पड़ेगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट जो ओवरसीज है, क्या इसके वजह से इनका फाइनेंस कॉस्ट पे कुछ फर्क पड़ा है या कुछ डिले हुआ है फंड रेजिंग में फॉरेन सोर्सेज से? तो यहाँ पे काफी कह सकते हैं बराबर का रिस्पॉन्स है। 46.7% का तो कहना है यस, 40 का कहना है नो, और यहाँ पे 13.3 का कोई कमेंट ही नहीं है। उनका कहना है कि नहीं, इस पे उनके मे बी उनके इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कैसे वन साइडेड कोई ओपिनियन नहीं है। और कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या ये और ज्यादा खराब होगी? 53.3% सीईओज का कहना है यस, खराब होगी उन्हें लगता है, और सिर्फ 13.3 का कहना है नो, और बाकी 33.34% जो कि एक मेजॉरिटी है वो इस पे कमेंट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आप देखें कि जो अपॉर्चुनिटी है उनके कंपनी प्रोडक्ट्स की ऑनगोइंग वॉर की, क्या कुछ बढ़ सकती है? तो 80% कहना है कि नो, और 20% का कहना है यस। तो मे बी इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो वॉर की वजह से इनकी डिमांड बढ़ जाती हो। लेट्स से कोई डिफेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीजें हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। नीतीश विजन 2047 फॉर 30 ट्रिलियन इकोनॉमी मे बी रेडी बाय दिसंबर। नीति आयोग सेंट्रल थिंक टैंक इज इन advanced stages of analyzing the long exercise of developing 25-year vision to make India 30 trillion economy by 2047। इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं BVR सुब्रमण्यम ने कहा है संडे को। नीति आयोग आप में से काफी लोगों को पता होगा शायद या ना पता हो, लेकिन
मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नीति आयोग को पहले किस नाम से बुलाया जाता है, या फिर आज जो नीति आयोग है इसके जगह पे पहले क्या हुआ करता था इंडिया में। जरूर बताएं अगर आपको पता हो तो। ही सेट, तो अभी इन्होंने 25 ईयर जो इंडिया का विजन है, 25 ईयर का इंडिया का अगला आगे का विजन है, उसे इन्होंने ड्राफ्ट किया है। और यहाँ पे इंडिया को कैसे 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाया जाए 2047 तक, ये इनका एम है। इनके कई लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे जो ब्रॉडली आइडेंटिफाई किए गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अनवील करेंगे इस डॉक्यूमेंट को बहुत ही जल्दी। अब इसमें क्या क्या गोल्स हैं, जैसे कि एक तो हम चाहते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी अच्छी खासी हमारी बढ़ जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट्स 8.67 ट्रिलियन हो, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स हो 1273 ट्रिलियन रुपी इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पे काफी सारे लोगों के इनपुट्स लिए गए हैं, और इस तरीके से, क्योंकि कोई एक इंसान नहीं बना सकता, इसमें कई लोगों के जो होते हैं, आप कह सकते हैं फीडबैक्स, विजन्स, सबको मिलाकर ये बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे हमारे ब्रॉड टारगेट्स के। और देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, हमारे टारगेट्स ये है। तो जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, आप अगर इन्वेस्टर हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगली जब 2047 तक का ये कह सकते हैं एक रोड मैप है, तो आप अपने करियर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये सारी इन चीजों को देख कर लें, ठीक है। किस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, तो अभी इस तरीके से आया नहीं है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश होगा, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि जीडीपी के टारगेट्स किस तरीके से बढ़े हैं। अब अगर इनके टारगेट है जीडीपी को इतना करने के और पर कैपिटा जीडीपी करने के, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, कंजम्पशन वाले सेक्टर को। लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट, एफएमसीजी कंपनीज को फायदा होगा। दूसरा किससे फायदा होगा, जो लग्जरी गुड्स बनाते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है काफी सारा, वो अपर मिडिल क्लास में जाएगा और लोअर मिडिल में आएगा। तो यहाँ पे लग्जरी गुड्स जैसे जॉकी हो गया, क्या पता इससे भी फायदा हो जाए। अब मैं एक कंपनी का नाम लूंगा, एक एग्जाम्पल है, तो ऐसे एब्सोल्यूट बेसिस पे आप एज एडवाइस मत लीजिए इसे, बट मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके से फायदा हो सकता है, ये भी हम सोचना होगा हमें अच्छे से, और हम आगे बहुत ही सिंपल तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 10 साल के लिए स्टॉक्स को आपको बाय करके छोड़ देना है, अगले 15-20 साल के लिए भी छोड़ देना है कि हाँ भाई ये स्टॉक्स मैं आगे के लिए छोड़ रहा हूँ, अपने रिटायरमेंट के लिए, किसी गोल के लिए, घर लेने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा एक डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके लिए अगर आप इसे रिसर्च करें। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का हमारा एम है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर कौन कौन से आपको देखने को, कहाँ हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, राइट। हमारे एक गोल देखिए 2030 में 1.58 ट्रिलियन करना है, 4.56 2040 तक, और 47 तक 8.67। यहाँ पे इंपोर्ट्स देखिए, इंपोर्ट्स के टारगेट है। इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा देखिए इनमें से किसको शेयर मिलने वाला है, ये आपको देखना होगा इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इतने इन्वेस्टमेंट का हमारा प्लान है और इतनी सेविंग्स का भी हमारा गोल है। तो इस तरीके से विजन डॉक्यूमेंट होता है। और यहाँ पे एक मैं बता दूं, देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो विजन है ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट देख रहा है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे निवेश तो सबसे ज्यादा आने वाला है अगले 2047 तक, मतलब की बात कर रहा हूं मैं, अगले 25 सालों में। रिसेंटली पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज मिनिस्ट्री ने रिलीज किया मैरीटाइम विजन, जिसमें 80 ट्रिलियन रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की बात की गई, और टारगेट्स बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिवली इंडिया से टारगेट करना चाहता है, क्योंकि इंडिया के लिए बेस्ट टाइम है। हमारे पास सबसे पहले क्या है, इन चीजों को बनाने के लिए चाहिए हमें यूथ पॉपुलेशन। अगर हमारी एवरेज एज 50 साल होती, मैक्सिमम लोग 50 साल के होते, तो उनसे आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो उस प्रोडक्टिविटी के साथ, उस एफिशिएंसी के साथ ये पोर्ट्स बनाएंगे, ये ब्रिजेस बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे। नहीं, हमारे पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है, हमारी मेजॉरिटी से 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन यंग है। तो इस वक्त अगर हम पोर्ट्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, डैम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उससे हम परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एफिशिएंसी के साथ, बिल्कुल मजबूती के साथ। और इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स भी इसी तरीके से आएंगे जब तक हमारे पास ये एडवांटेज होगा। तो ये बेस्ट टाइम है इंडिया का, ये पीक टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। सोशल सेक्टर में देखिए इंडिया चाहता है 90% लिटरेसी आए, ठीक है, 2047 तक, और मीडियम टर्म टारगेट है 82% का, जहां पे हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग राइजिंग टू 10 ईयर्स फ्रॉम करेंट 6.7 ईयर्स। जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है वो भी बढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे कितना टाइम स्कूल में स्पेंड करें। अभी 6.7 ईयर्स है, हम इसे 10 ईयर्स करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स भी है यहाँ पे जिसे आइडेंटिफाई किया गया है इन प्लान्स में, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, एआई का आना हो गया, राइट, और वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ टर्मिनल्स आ जाए, या डोमेस्टिक रीजनल इम्बैलेंसेस आ जाए, कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो गोल्स हैं, ये हमारे विजन्स हैं, ये बेसिकली बताएंगे कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर जाना है गवर्नमेंट का।
तो जरूर ध्यान दीजिए इन चीजों पे। और ये ड्राफ्ट आया तो इसे जरूर पढ़िएगा, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। जैसे ये ड्राफ्ट आता है हम लोग भी इसे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप इस तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।